हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैं साइंस की क्लास करा रही थी, उसमें आपको लास्ट में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका खनिज व अयस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, या फिर कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, या जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है। जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र लिखिएगा। रासायनिक सूत्र तो वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अयस्कों के नाम पूछ लिए जाते हैं, किस धातु के ये अयस्क है। तो अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको क्लास वहां से मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। भाई लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो क्लास को, अगर आपको अच्छी लगती है तो। आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है धातु का निष्कर्षण और धातु कर्म। तो बेसिकली जो टॉपिक है आपका वो है धातु कर्म। ये जो धातु का निष्कर्षण है, ये जो प्रक्रिया है वो धातु कर्म का ही एक पद है। ठीक है, धातु कर्म का ही एक पद है। तो सबसे पहले मैं जो डेफिनेशन आपको बताने जाऊंगी वो है धातु कर्म। ठीक, धातु कर्म क्या होता है? तो धातु कर्म क्या है कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम बोलते हैं धातु कर्म। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि अयस्क होता क्या है। पहले तो खनिज होता है, खनिज को हमने क्या किया, पृथ्वी से खोद करके निकाल लिया। जब हमने उसको खोद करके निकाला तो उसमें से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में कोई ना कोई धातु पाई जाती है। तो उस खनिज से उस धातु को कम खर्चे में और अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेंगे, वही वाला खनिज कहलाता है अयस्क। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अयस्क में है क्या, अयस्क में काफी सारी अशुद्धियां हैं, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो या फिर और भी सल्फाइड की अशुद्धियां हो सकती हैं, ऑक्सीजन की अशुद्धियां हो सकती है। तो उन अशुद्धियों को दूर कर देना। कहने का तात्पर्य है मेरा कि जब हमने अयस्क लिया तो उस अयस्क में क्या होंगी, अशुद्धियां मिली होंगी। इस अयस्क में से हम अशुद्धियों को अलग कर दें और शुद्ध धातु को अलग कर दें, बस यही क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, धातु कर्म। ठीक है, इस अयस्क में से अशुद्धियां अलग करना और शुद्ध धातु अलग करने की क्रिया कहलाती है धातु कर्म। अब आते हैं धातु के निष्कर्षण पर, क्योंकि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी। वैसे तो मैं ये इसको आपको धातु कर्म के पदों में पढ़ाऊंगी, बट फिर भी हाँ मैंने पहले से लिख दी, फिर मैंने इसको कट नहीं किया, तो समझा देती हूँ। है क्या कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया ही कहलाती है धातु का निष्कर्षण। इसमें होता क्या है, कुछ ऐसी अशुद्धियां होंगी जिनको क्या है किसी न किसी भट्टी का प्रयोग करके हम अलग करेंगे उन अशुद्धियों को, तो वो प्रक्रिया आ जाएगी धातु के निष्कर्षण में। ठीक है, धातु कर्म का ही पद है एक। ठीक है, ये क्या है, ये एक पद है किसका, धातु कर्म का। आते हैं धातु कर्म की क्रिया के पदों में। तो सबसे पहला जो पद है इसका वो है अयस्क को तोड़ना व पीसना। अयस्क को तोड़ना व पीसना, ये इसका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण। जो यहाँ पर हम अयस्क को पीस लेते हैं, उस पिसे हुए अयस्क का हम करते हैं दूसरे स्टेप में सांद्रण। ठीक है, पिसे हुए अयस्क का होता है सांद्रण। थर्ड स्टेप आपका है धातु का निष्कर्षण। जो हम अयस्क को सांद्रित कर लेंगे, उस सांद्रित अयस्क का यूज करते हैं हम किसमें, निष्कर्षण में। तो ये हो जाता है आपका सांद्रित अयस्क का इसमें निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि सांद्रित अयस्क में ऐसी अशुद्धियां पाई जाएंगी जिनको बड़ी बड़ी भट्टियों के द्वारा अलग किया जाएगा। सल्फर की हो सकती हैं, आपकी ऑक्साइड की, कार्बोनेट की अशुद्धियां होंगी, तो उनको भट्टी के द्वारा हम अलग करेंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है धातु का शोधन। यानी कि कहने का मतलब ये रहा, पहले अयस्क को तोड़ा, उस टूटे हुए या पिसे हुए अयस्क का हम प्रयोग करेंगे सांद्रित करने में। सांद्रण के बाद जो भी अयस्क प्राप्त होगा उसका हम करते हैं निष्कर्षण, और निष्कर्षण के बाद जो भी हमें धातु वगैरह प्राप्त होगी उस धातु का हम कर देते हैं शोधन। यहाँ पर हमें निष्कर्षण के बाद क्या होता है, निष्कर्षण में तो हम अयस्क का प्रयोग करेंगे, उस अयस्क में बहुत अधिक मात्रा में जो अशुद्धियां रहेंगी वो अलग हो जाती है। यानी कि लगभग आपको शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है निष्कर्षण में, लगभग शुद्ध। बाकी शोधन में हमें जितनी भी प्योर रहेगी उसमें से निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका कि सर्वप्रथम अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको पीस लिया जाता है। ये पहली स्टेज हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में क्या होता है कि पिसे हुए अयस्क से कंकड़, पत्थर, चुंबकीय पदार्थ भी लिख सकते हो, आदि अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब है कि जो भी अयस्क को हम पीसते हैं, उस पिसे हुए अयस्क में अगर चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धि मिली है, कंकड़ पत्थर मिले हैं या और भी कोई अशुद्धियां हैं, तो उनको हम इसमें दूर कर देंगे। तो वो क्रिया हो गई अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के लिए आपकी 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी है वो 3 विधियां, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि है फेन प्लवन विधि या प्लावन विधि, तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी है फेन प्लवन विधि, तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब कब हम फेन प्लवन का यूज करेंगे, कब चुंबकीय पृथक्करण का या कब गुरुत्वीय का, तो ये कब यूज करेंगे ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करते हैं, तो जब किसी अयस्क में हल्की अशुद्धियां पाई जाती हैं, यानी कि अयस्क के कण भारी हों और अशुद्धियों के कण कैसे हो, हल्के हों। तो जब किसी अयस्क में हल्की अशुद्धियां पाई जाती हैं, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का। इस विधि में हम क्या करेंगे, तो इस विधि में पिसे हुए अयस्क को जल की धारा के साथ हम धोते हैं, जिससे जो हल्की अशुद्धियां होंगी वो धारा के साथ में बह जाएंगी और भारी अशुद्धियां हैं वो तली में बैठ जाती हैं। यानी कि भारी अशुद्धियां या फिर अयस्क दोनों ही चीजें। ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा अशुद्धियां निकल गई, अगर निकल जाती तो 4 प्रोसेस क्यों होती भाई। जो भारी अशुद्धियां होंगी और जो अयस्क होगा वो दोनों ही तली में बैठ जाएंगे और हल्की अशुद्धियां निकल जाएंगी। यही क्रिया कहलाएगी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जैसे आपने देखा होगा सबके घरों में गेहूं वगैरह जब धुले जाते हैं, तो क्या होता है, जो भूसा वगैरह हो गया और भी जो हल्के कण हुए वो क्या हो गए, ऊपर ऊपर निकल गए, और जो भारी हुआ, यानी कि भारी क्या है, गेहूं है, वो तली में बैठ जाएगा। साथ साथ कुछ बड़े बड़े अगर टुकड़े हुए, कंकड़ वगैरह हुए, तो वो भी क्या होते, तली में बैठ जाते, वो नहीं पृथक हो पाएंगे, वो हल्के तो है नहीं जो पानी के साथ निकल जाएंगे, है कि नहीं। सेम वैसे ही होता है यहाँ पर। तो डायग्राम इसका देख लो, एक इस तरीके से बीकर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, जल भरा हुआ है काफी, यानी कि यहाँ से आप जल को डाल भी रहे हैं, ऐसे भी आप ले सकते हैं कि जल की धारा के साथ धुलना है, तो जल यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है, तो ऊपर ऊपर क्या होगा, हल्की हल्की अशुद्धियां आएंगी और ये क्या है, बहती चली जाएंगी। हल्की अशुद्धियां हैं वो तो बह जाएंगी, बाकी तली में क्या होगा, अयस्क जमा हो जाएगा, साथ साथ जो भारी अशुद्धियां रहती हैं वो भी तली में बैठ जाती हैं। अयस्क और जो भारी अशुद्धि होंगी वो ये आपकी अगले स्टेप में जाएंगी, किसमें, धातु के निष्कर्षण में, ठीक है, वहां पर ये अलग हो जाएंगी जाके। नोट पॉइंट में देखो कि इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियां हल्की हो, यानी कि अयस्क के कण कैसे होंगे, अयस्क के कण भारी होंगे, अयस्क के कण भारी होंगे और अशुद्धियों के कण हल्के होंगे, तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपकी फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब सल्फाइड अयस्क हो, जैसे जिंक ब्लेंड, सल्फर वाली अशुद्धियां होंगी ना, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे सिनेबार हो गया, गैलेना हो गया, यानी कि PbS, ZnS, HgS, फॉर्मूला लिखती जाऊं सबके, वरना आपके दिमाग से निकलेंगे सब। HgS यानी कि सिनेबार, ये मरकरी का अयस्क है। जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS, ये जिंक का अयस्क है। और एक और है आपका PbS, गैलेना, ये किसका अयस्क है, लेड यानी कि सीसा का, ठीक है। ऐसी कॉपर का भी होता है आपका कॉपर पाइराइट, जो सल्फर जिसमें मिला हुआ होता है, CuFeS2, ठीक है। तो जिनमें क्या होगा, सल्फाइड होंगे, ठीक है। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, सल्फर लगा हुआ है, इसका मतलब ये अयस्क कैसे, सल्फाइड अयस्क हैं। तो कॉपर, जिंक, लेड के सल्फाइड अयस्कों का या इनका नाम हटा दो तब भी हमें कैसे अयस्कों का सांद्रण करना होता है इस विधि में, सल्फाइड अयस्कों का, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम फेन प्लवन में, कि पिसे हुए अयस्क को जल व चीड़ के तेल के साथ, पिसे हुए अयस्क में हम क्या मिला देंगे, जल, और जल के साथ में चीड़ का या यूकेलिप्टस का जो पाम का ऑयल होता है वो मिला दिया जाता है और टैंक में हम डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से वायु को प्रवाहित करते हैं तो सतह पर एक झाग बन जाएगा। चित्र देखिए, चित्र से समझ में आएगा आपको।
एक बीकर हमने लिया, इस बीकर में क्या किया, जो ये मिश्रण है आपको दिख रहा होगा, इसमें जल और चीड़ का तेल मिला हुआ है और अयस्क डला हुआ है। जब हम ऊपर से वायु को प्रवाहित करेंगे, वायु इसके अंदर डालेंगे, तो उसके द्वारा होगा क्या कि झाग बन जाएगा इसमें, और जो झाग बनेगा, ये झाग क्या होगा, सल्फाइड अयस्क, यानी कि इस झाग में अयस्क मिला होगा और सल्फाइड अयस्क मिला होगा तेल के साथ, ठीक है, और ऊपर बन के वो सतह पर तैरने लगेगा, और जो अशुद्धियां होंगी वो क्या होंगी, तली में बैठ जाएंगी, ठीक है। जो अयस्क होगा वो झाग के रूप में ऊपर तैरने लगता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको अशुद्धियों का जो वर्ड है वो आगे गैंग सुनने को मिलेगा, गैंग को बोलते हैं अशुद्धियां। तो अशुद्धियां या जो गैंग होता है वो तली में बैठ जाता है। तो आगे हम थ्योरी कंप्लीट कर लें कि सतह पर क्या है, झाग बन जाता है, अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर झाग के रूप में एकत्रित हो जाएंगे और अशुद्धियां जो हैं वो तली में बैठ जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ से? क्या किया हमने इस विधि में, एक बार फिर से समझा देते हैं कि इस विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अयस्क को एक टैंक में डालेंगे और उसमें क्या पड़ा होगा, जल व चीड़ के तेल का मिश्रण पड़ा होगा। उसके बाद जब हम इसमें वायु को प्रवाहित करते हैं, वायु को अंदर डालते हैं एक उसके माध्यम से, तो जब वायु जाती है तो इसमें झाग बन जाता है, और जब झाग बनता है तो जो अयस्क होता है वो झाग बना करके तेल के साथ ऊपर तैरने लगेगा सतह पर, जिसको हम अलग कर लेंगे, और अशुद्धियां जो हैं वो तली में बैठ जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि नोट पॉइंट पर कि सल्फाइड अयस्क मतलब फेन प्लवन विधि का उपयोग कौन से अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। कौन से अयस्क के सांद्रण के लिए, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। और गुरुत्वीय वाले का किसके लिए करते थे, जिसमें अशुद्धियां कैसी हो, हल्की अशुद्धियां हो, अयस्क के कण भारी हो, तब हम करते हैं गुरुत्वीय का। ये नहीं है कि तीनों लग रही हो, ऐसा नहीं है, अलग अलग लगेंगी, ठीक है। थर्ड है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धियां हो, यानी कि अयस्क में ऐसी अशुद्धियां हो जो चुंबकीय हो और अचुंबकीय पदार्थ भी मिला हो, तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय वाले को चुंबक के द्वारा अलग कर लेंगे और वो अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धियां मिली होंगी, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इस विधि में देखो यहाँ पर आपके दो पहिए लगे होते हैं, एक अचुंबकीय पहिया होगा और एक कैसा होगा, चुंबकीय पहिया लगा होता है। हमने जो पहले अयस्क पीसा था, उस पिसे हुए अयस्क को हम एक बेल्ट लगी होती है, जो आपको यहाँ इस तरीके से एक बेल्ट दिख रही होगी यहाँ पर, इससे क्या होता है, ये घूमता है। एक आपका चुंबकीय पहिया होगा, ये रहा, और एक होगा अचुंबकीय पहिया। इस पर कुछ इस तरीके से एक बेल्ट लगी होती है, ये बेल्ट घूमती है आपकी, किस डायरेक्शन में घूमेगी, तो ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, ऐसे ही घूमती हुई आएगी बेल्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अयस्क पीसा था, उस पिसे हुए अयस्क को इसके ऊपर डाला जाएगा और वो अयस्क घूमता हुआ कहाँ आएगा, यहाँ पर। चुंबकीय पहिया है, इसलिए जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो तो इस पहिए के पास में गिर जाएगा और अचुंबकीय पदार्थ इससे दूर जाकर, यानी कि अलग होकर गिरेगा। कैसे गिरेगा, इससे दूर गिरेगा जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी अब देख लेते हैं कि इसमें एक चुंबकीय पहिया होता है व एक अचुंबकीय पहिया लगा होता है, जिस पर एक बेल्ट या कोई पट्टा लगा होता है। जब हम पिसे हुए अयस्क को इस घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं या गिराते हैं, तो चुंबकीय अशुद्धियां रोलर या पहिए के पास में आकर गिरती हैं और अचुंबकीय पदार्थ इस पहिए से दूर गिर जाता है, और इस विधि को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नोट पॉइंट पे आइए कि चुंबकीय पृथक्करण ही बोला था। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग ऐसे अयस्क के सांद्रण में करते हैं जिसमें चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धियां मिली हो, यानी कि ऐसे पदार्थ मिले हो जो चुंबकीय हो, ठीक है। तो एक बार फिर से हम ऊपर आते हैं अपना, जहां पर मैंने आपको धातु कर्म के 3-4 पद बताए थे। सबसे पहले हमने क्या किया, अयस्क को तोड़ व पीस लिया, उस पिसे हुए अयस्क का हम करते हैं सांद्रण। इस सांद्रण की 3 विधियां मैंने आपको आज बता दी। पहली गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी आपकी फेन प्लवन विधि बताइए, और तीसरी बताइए चुंबकीय पृथक्करण विधि। उन तीनों का प्रयोग किन किन अयस्कों के साथ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि एक अयस्क लिया और वो गुरुत्वीय में भी उसको गुजारा, उसके बाद फेन प्लवन में भी गुजारा और उसके बाद चुंबकीय में भी गुजारा, ऐसा नहीं करते हैं। तीनों में अलग अलग अयस्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो
तो आज तो मैं इतना ही रखूंगी। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो यहीं से शुरू होगी। कहाँ से? धातु के निष्कर्षण से, ठीक है, जिसमें हम सांद्रित अयस्क का क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे और हम क्या प्राप्त करेंगे? शुद्ध धातु। सांद्रित अयस्क का होगा निष्कर्षण, ठीक है। इस प्रोसेस में आपकी जो थर्ड वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमको लगभग शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, लगभग में, ठीक है, लगभग शुद्ध धातु हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ आज। कहाँ रहा? ये रहा पहला क्वेश्चन आपका कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2019 में, तो इसका आंसर आप कमेंट में टाइप करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र बताइए, 2021 में पूछा गया है। थर्ड आपका क्वेश्चन है गैलेना व हॉर्न सिल्वर किसके अयस्क हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कॉपर व एल्यूमिनियम के किन्हीं तीन अयस्क के नाम लिखिए। 3 अयस्क आपको लिखने हैं एल्यूमिनियम के और 3 अयस्क के नाम लिखने हैं कॉपर के, ठीक है। इनके आंसर कमेंट में मुझे बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आता है आप लोगों को। और जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर इस क्लास को देख लीजिएगा और एस के जो नाम है और सूत्र है उनको याद कर लीजिए, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपकी कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।